देखते हैं टीवी पे जो करोड़ की डील होती है, टेल मी बोलते थे ये वैल्यूएशन बाद में चेंज होती है आफ्टर ड्यू डिलिजेंस या पेपर वर्क, या इज इट द सेम एक्चुअली? Meaning the idea is such that it's gonna change the entire marketing future. ब्रांड्स, पेटेंट या ये जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होती है, बिकॉज ये फिजिकल एसेट्स नहीं है। जो ब्रांड्स है ओके, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कि जैसे कि रिलायंस है, तो रिलायंस इज अ बिगर ब्रांड। ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट्स में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उसमें से 50 to 60% आर फ्रॉम जोमेटो, स्विगी। द प्रोडक्ट इज फर्स्ट, देन द विजन एंड द फाउंडर कम्स इनटू द पिक्चर। मेरे को ये प्रोडक्ट बनाने में आज मुझे 100 रुपया लग रहा है और मार्केट में मैं अगर उसको 80 रुपये में बेच रहा हूँ तो 20 रुपया मेरा लॉस होता है। सो दैट लॉस मेकिंग बिजनेस में इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा? But you know, this since you mentioned about the global thing, I think अगर कोई स्टार्टअप कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आती है तो वहाँ पे फेमा रेगुलेशंस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मुझे कोई कंपनी को इंडिया में पैसे लाने हैं, कोई ऐसे नहीं ला सकता। सो गवर्नमेंट ने हर एक सेक्टर के लिए कैप्स रखे हैं। कंपनी लिस्ट हुई थी 2023 में, जीना सीखो लाइफ। मोमेंटम आने वाला कंपनी में, मार्केट फैक्टर अच्छा हो गया है, कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हो गए तो वैल्यूएशन चेंज हो जाता है। इट चेंजेस एवरी स्टेज। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस एपिसोड। स्टार्टअप वर्ल्ड में हम अक्सर ये सुनते हैं कि आज ये स्टार्टअप 500 करोड़ की हो गई, यूनिकॉर्न बन गई। लेकिन सवाल ये है कि ये वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होता है और ये कौन करता है। आज इसी बारे में हम और चर्चा करने वाले हैं और मेरे साथ इस कॉन्वर्सेशन में हैं वैल्यू जीनियस के फाउंडर्स जैनम शाह एंड पुलकित अग्रवाल। जैनम, पुलकित, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for inviting us to this wonderful episode and giving us the opportunity to explain how the valuation works. I believe this is your first ever podcast, both of you. Yes, Yes. this is the first time we are doing this. थोड़ा बहुत नर्वसनेस, लिटिल बिट? 100%. 100%। चलो, नो प्रॉब्लम, बट आई बिलीव पीपल हु अंडरस्टैंड वैल्यूएशन उनके लिए एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज वैल्यूएशन ये टर्म ना बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है फॉर पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विद इट। Right. बट हमने ये बिजनेस रियलिटी शोज में देखा है कैसे रियल टाइम में होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल शार्क टैंक में वी हैव सीन शार्क्स ऐसे कुछ सेकंड्स में वैल्यूएशन डिकोड करते हैं। सो जैनम, लेट्स स्टार्ट विथ यू। टेल मी, ये जो वैल्यूएशन होती है इसके पीछे क्या देखा जाता है इन्वेस्टर से, जस्ट द नंबर्स या फाउंडर्स का विजन भी? So मोहित, valuation जो है ना, that is a very complex exercise actually. If you see, किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा है कि valuation is not an art and not a science, but it's a combination of both. Okay. So whenever we see Shark Tanks में जो sharks बैठे हैं वो valuations ऐसे चुटकियों में ऑफर करते हैं। So when they are doing the valuation ना, what they do is they first see the business कि product क्या है, okay, एंड प्रोडक्ट के बाद वो देखते हैं कि फाउंडर कौन है एंड व्हाट इज द विजन ऑफ द फाउंडर। अगर प्रोडक्ट ही सही नहीं है जो मार्केट में बिकेगा तो वो आगे फाउंडर्स को देखेंगे ही नहीं। ओके, एंड अगर फाउंडर्स भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है और मार्केट भी अच्छा है जहाँ पे वो डिलीवर कर रहे हैं, देन डेफिनेटली द वैल्यूएशन गोज द नेक्स्ट स्टेप। बट ये बेसिक नॉन नेगोशिएबल होते हैं। दिस Yes, इज व्हाट yes, इज इम्पोर्टेंट। yes. सो राइटली सो प्रोडक्ट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, देन कम्स अ लेटर स्टोरी। Product is supreme, founder is even important. दोनों का right combination gives you a good deal from the sharks. You know, when we see it on screen, it doesn't seem like that. Now, वो कहते हैं ना effortless के पीछे बहुत effort जाता है, because when you see it on screen, हाँ, मतलब we don't understand. But now when you say it, I think there's a lot more than meets the eye. But Pulkit, tell us, because I see a lot of investors also say, I'm out. Immediately कुछ pitch होती है and they say, नहीं boss, ये हमारे लिए work नहीं कर रहा है. What is that? Why do you think that happens? So what happens is when a founder comes before sharks, sharks first see who is this founder, what they have achieved in past, what is their vision in future. फाउंडर की क्वालिटी, उसकी कैपेबिलिटी को पहले जज करते हैं. वंस दे अंडरस्टैंड द फाउंडर कि ये फाउंडर, दिस फाउंडर इज गुड एंड आई थिंक वी कैन वर्क विद देम फॉर द नेक्स्ट 4-5 years, then they go on to the other aspects of that business. But a quality of a founder, the compatibility that we say is equally important in this valuation. Sometimes what happens is a founder is not that much able to explain about his business. Right. As a founder, the sharks expect that I know everything about my business. Right. If there is something which I'm not able to explain, my product or my unit economics or something about my business, then that detaches the sharks from the founder and his business. Okay. That plays a very crucial role. But you know, one thing I've also noticed कि founders जो होते हैं, they want very high valuation. But investors जो होते हैं, they want that equity percentage या more control. Why is that difference, Janam? सो बेसिकली क्या होता है ना कि वैल्यूएशन एक ऐसी चीज़ है जो
नेक्स्ट लेवल ऑफ फंड रेजिंग का बेस सेटअप करती है. ओके, लाइक इट्स अ स्टेज दैट इज बीइंग सेटअप फॉर द फाउंडर्स कि वो नेक्स्ट वैल्यूएशन, नेक्स्ट फंड रेजिंग कौन से वैल्यूएशन पे करेंगे. सो इफ फॉर एग्जांपल अगर आज मेरी कंपनी की वैल्यू मैं कर रहा हूँ कि 100 CR है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप में जब भी जाऊँगा फंड रेजिंग के लिए तो इट विल बी 150 और 200 करोड़. ओके, बट इफ आई एम सेटिंग द स्टेज कि आज मेरी कंपनी की वैल्यू 50 CR है, तो डेफिनेटली मेरी नेक्स्ट राउंड ऑफ फंड रेजिंग 100 CR पे ही होगी. So that is the devaluation for the next round of fundraising. So that's why founders हमेशा उसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि मुझे वैल्यूएशन अपनी कंपनी का बड़ा चाहिए, एक बेटर वैल्यूएशन चाहिए, सो दैट नेक्स्ट फंड रेजिंग उनके लिए ईजी हो जाए. एट द सेम टाइम इफ वी सी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंगल और द शार्क्स एंगल, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि शार्क्स को चाहिए कि मुझे कम वैल्यूएशन पे मिले, रीज़न बीइंग कि मुझे इक्विटी कंट्रोल ज़्यादा मिले. ओके, जितनी महंगी कंपनी होगी मेरे पैसे उतने ही लगने वाले हैं, मेरे को स्टेक उतना कम मिलेगा. सो दैट वो स्टेक को बढ़ाने के लिए वो लोग करते हैं कि आप वैल्यूएशन कम करो, सो दैट वी गेट अ मोर स्टेक एंड द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द कंपनी. बिकॉज क्या होता है ना, आज मैं पैसा लगा रहा हूँ, सो आई नीड अ कंट्रोल ऑन द कंपनी. दैट्स वाई दे ऑलवेज आस्क फॉर द कंट्रोलिंग स्टेक. बट नो मैटर व्हाट मनी यू पुट, आई थिंक कंट्रोलिंग का भी एक रेशो जितना हाई होगा उतना वैल्यूएशन भी ज़्यादा ही हाई होगा, राइट? वैल्यूएशन विल बी लोअर. ओके ओके, अगर कंट्रोलिंग स्टेक मेरा ज़्यादा है, द वैल्यूएशन विल बी लोअर. ओके यस, हाँ, सो दैट्स अ रिवर्स रिवर्स रिलेशन. हाँ, सो पीपल वांट कि लेस मनी में या तो हम ज़्यादा वो करें, लाइक अ टिपिकल ह्यूमन मेंटालिटी. यस यस कम यस पैसे यस में यस. ज्यादा चीज चाहिए. आप एक सिंपल एग्जांपल, अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं, हम बोलते हैं भैया 10 रुपए के साथ धनिया भी फ्री दो. करेक्ट, वो फ्री का धनिया भी वैल्यूएशन की कंपनी के वैल्यूएशन में ऐड ऑन करता है. ऐड ऑन होता है. सो दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रेचिंग ऑन द वैल्यूएशन. सो ये हम शायद डेली लाइफ में आई थिंक हर स्मॉल हर एस्पेक्ट में चीज में वैल्यूएशन वैल्यूएशन करते होता हैं. है. Yes, yes. Sharks want skin in the game. So what they want is, I want more and more equity in your company so that I'll focus more on your company. More on your company. But the underlying thing is that they are paying XYZ amount for your company. So they always want that they'll get that extra 0.5% and extra 1% from you so that they can monitor that in future. वो 0.51% इनफैक्ट काफ़ी होता है. आई मीन लुकिंग एट द From founder's perspective, 1% is huge. इफ यू टेक वन एग्जांपल, अभी ग्रो का आईपीओ आया था, द बिलियन गैरेजेस कंपनी, द स्टॉक ब्रोकिंग ऐप ग्रो. The founders who were invested or who got the ESOPs from the company, they hardly paid 1 crore. Now the value of those ESOPs are 800 crores. So that's something completely. So the valuation changes everything. The valuation changes everything. Yes. That's the first step of the entire process actually. That's the power of early investing in any company, in any startup. So when you are investing so early in an idea of that company, and when that company actually goes into the market, then you get to see the real potential of that investment that you've made. And just imagine the 1% that investor must have argued at that time to take that extra 1% from the founder, what it is worth at this point of time. So you never know what in the long run it brings. Yes. बट यू नो हम जो ये देखते हैं टीवी पे जो करोड्स की डील होती है, टेल मी बोल के ये वैल्यूएशन बाद में चेंज होती है आफ्टर ड्यू डिलिजेंस या पेपर वर्क, या इज इट द सेम एक्चुअली? Absolutely. So what happens is, what we see in the episodes, they are just letter of intent given by Shark to the founders, which says that the Shark is interested in your business and they want to invest in your business. But there's an entire process of due diligence which happens afterwards. Shark will go through your entire business or entire claims of your sales and profit margins, everything. And then they'll decide the final funding, and even valuations can change afterwards. And they can withdraw also after that? Yeah, they can withdraw also after that. If the claims of the founders are not found to be true or something else, then they can also withdraw it afterward. So it's like, you know, you're meeting somebody for an arranged marriage, you're like, okay, I'm liking you, but let's go by the flow. You're married, you know it, let's go by the flow and let's see what happens. And later, if nahi work out hua, to I'm so sorry, like that. So there's a lot that happens in the valuation. This is important. As Pulkit mentioned, due diligence is very important. सो ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है ना कि सारी चीज़ें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के जैसे काम करती है. जैसे अपन लोन लेने जाते हैं, सो लोन लेने से पहले बैंक कैसे सारी वेरिफिकेशंस करती है, अपनी ITRs चेक करती है, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, वो सारी चीज़ें होती है. बट ड्यू डिलिजेंस इज अ नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द बैंक वेरिफिकेशन. कि क्या होता है ना कि फाउंडर्स की क्रेडिबिलिटी चेक होती है, फाउंडर्स के लिटिगेशंस कुछ है तो वो चेक होते हैं, देन कंपनी के ऊपर कुछ लिटिगेशंस है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने शार्क्स को एक प्रोडक्ट डेवलप करके दिया, एंड दैट प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है, दैट ब्रांड नेम इज इनटू द लिटिगेशन, कि उनका ट्रेडमार्क नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, कॉपीराइट्स नहीं है उनके पास, देन डेफिनेटली इट्स अ वर्थलेस प्रोडक्ट, बिकॉज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिसका कोई फ्यूचर नहीं है,
जिसका कोई नाम अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। सो वो जो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस होता है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जहाँ पे सारी चीज़ें चेक होती है। कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, और कोई लिटिगेशंस होती है तो वो भी सारी चेक्स होती है, और उसके ऊपर फिर निगोशिएशंस होता है। अगर कंपनी के पास ये चीज़ नहीं है तो जो शार्क्स ने ऑफर किया था कि मैं आपको 100 CR का वैल्यूएशन दूंगा, सो दैट मे कम डाउन टू 60, 80, 90, व्हाटएवर, डिपेंड्स। यस, सो ये चीजें पता नहीं चलती, दिस हैपेंस बिहाइंड द सीन्स यस, It happens करेक्ट, behind the right? scenes. यस। बट जन्म, वन थिंग आई वुड से इसकी एक सवाल बहुत कॉमन पूछा जाता है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो उसकी वैल्यूएशन करोड़ में कैसी है? अगर वो कंपनी कैश बर्न कर रही है या उस तरीके से मार्केट एक्सपेक्टेशन से परफॉर्म नहीं कर रही है, हाउ इज दैट कंपनी वैल्यूड इन करोड़ देन? सो मैं उसका ना एक वेरी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू सी स्विगी एंड जोमेटो, आप भी यूज़ करते हैं और बाकी सब लोग यूज़ करते हैं वो ऐप्स को, करेक्ट? बोथ द कंपनीज आर लॉस मेकिंग कंपनीज, करंटली लिस्टेड ऑन द NSE एंड BSE, करेक्ट? रीज़न क्या होता है, लोगों ने इसमें क्यों पैसा लगाया? बिकॉज उसका फ्यूचर दिख रहा है। आज 10 साल पहले अगर हम ये सोचे कि ये आइडिया जिसको भी आया था, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम घर पे बैठे बैठे फूड ऑर्डर कर पाएंगे। ओके, तभी उन लोग ने वो आइडिया को कैपिटलाइज किया और वो टेक प्लेटफॉर्म डेवलप किया। और आज 10 साल के बाद अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट्स में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उसमें से 50 to 60% आर फ्रॉम जोमेटो, स्विगी, I think more than 70 now. मोर देन 70। यस, 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 Nobody goes for fine dine as much as it used to happen before. यस, करेक्ट, बिकॉज किसी को क्यू में खड़ा नहीं रहना है। तो वो जो आइडिया है, दैट आइडिया इटसेल्फ इज अ फ्यूचर। ओके, आज से 5 साल बाद आप देखोगे तो दीज कंपनीज विल बी इनटू प्रॉफिट मेकिंग। I'm very surprised to know, मुझे नहीं पता था Swiggy Zomato loss making. यस, स्विगी They are जोमेटो आर loss लॉस making. मेकिंग एंटिटीज। And when they started this, they were burning like crazy. And then the idea got better and better. The platforms got better. They attracted more and more users. The market dynamics got changed. People now prefer to order at home. They don't want to change their clothes and they don't want to get tidy and go to a hotel and then waste their travel time, wait for the food to come over there and then eat and then come back. So that's where this valuation of crores comes in, wherein the idea is such that it's going to change the entire market in future. Right. Now we have the concept of cloud kitchen. It was not there 10 years back. The entire concept got generated because of Zomato and Swiggy, the platforms like this. So now the restaurants are focusing more on online sales because it also helps the restaurants in cutting down their fixed cost, the salary cost, the electricity cost, The inventories. which plays a huge role in any fixed cost of a restaurant. And they don't have to incur this now. They just have to open a small cloud kitchen and they can deliver to all the customers using online platforms. I think COVID has given us a lot of new ways to invest and business करने के. COVID gave a big boost to this. A boost actually, that's true. This sector has actually kind of used the technology part very well. But you know, now that you mention about Zomato Swiggy, I have to ask you, क्या high valuation मतलब एक अच्छी कंपनी का साइन होता है कि नहीं ये कंपनी बड़ी स्ट्रांग है, या इसके ऊपर भी शायद मार्केट प्रेशर का एक्सपेक्टेशन भी होता है? See, what happens is valuation is generally determined on the basis of the future of the company. It is a bet that a investor is taking. The investor is seeing some future of the company. They are seeing the growth possibilities of the company. On that basis, they take a bet कि in future a company कितना worth होगी, मुझे कितना पैसा देगी. So the entire concept of valuation goes around the expectations of an investor. ये कंपनी मुझे कितना पैसा बना के देगी. अगर मैं आज इसमें 100 रुपये डाल रहा हूँ तो क्या है मुझे 10 साल बाद 1000 देगी कि 2000 देगी. ऑन दैट बेसिस अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट. उसमें ऑब्वियसली देयर आर द नंबर्स बिहाइंड दैट, द फाउंडर स्टोरी एंड व्हाट ऑल दे हैव अचीव्ड टिल डेट. Right. बट द फ्यूचर प्रोजेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. फ्यूचर में कितना पैसा कमाएंगे उसके बेसिस पे आज की वैल्यूएशन डिसाइड हो जाती है. On the same note, like he said कि ये valuation per share, ये strong होना यही अच्छा है या ये भी with time decide होता है? सी, वैल्यूएशन पर शेयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट और वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके, अगर आप देखोगे MRF का शेयर आज 1,50,000 और 1,70,000 पे ट्रेड कर रहा है। ओके, वन शेयर ऑफ MRF इज 1,70,000। One share. Sorry, these numbers are a little too big for me, but yeah. सो 1,70,000 का एक शेयर, उसके सामने आप रिलायंस का शेयर देखोगे तो इट इज ट्रेडिंग अराउंड 2,000 और बिलो 2,000 रुपीज पर शेयर। ओके, बट आप कंपनी वाइज देखोगे तो रिलायंस इज 10x बिगर देन द MRF, करेक्ट? सो दोनों कंसेप्ट्स अलग है और हमेशा जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर शुड फोकस ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी रादर देन पर शेयर वैल्यू, Okay. बिकॉज पर शेयर इज समथिंग
जो नंबर ऑफ शेयर्स जितने कंपनी में ज़्यादा हो गए उसके ऊपर ये चेंज होती रहती है, बट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी रिमेन्स द सेम। सो जो इन्वेस्टर कभी भी अगर एनालाइज कर रहा है किसी चीज़ को कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, सो पर शेयर वैल्यू के ऊपर कभी भी जज नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। That is bigger than this. Like how you mentioned in the first place, the product is first, then the vision and the founder comes into the picture. So अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो ये सारी इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यूएशन प्रोसेस सेम होता है या इट कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री? सो वैल्यूएशन आप ऐसा समझ लो कि हर एक कंपनी के लिए डिफरेंट होता है। अगर हमारे पास कोई कंपनी आती है ना, सो हमने जो लास्ट टाइम जो वैल्यूएशन परफॉर्म किया था फॉर सिमिलर सेगमेंट, और वही सेगमेंट की दूसरी कंपनी आती है तो उसके लिए भी वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी चेंज हो जाती विद इन द सेम है वर्टिकल विद इन द सेम वर्टिकल एज वेल। सो ब्रॉडली अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी जो वैल्यूएशंस होता है, देयर इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस और देयर इज अ स्टार्टअप टेक। ओके, जहाँ पे स्टार्टअप्स कंपनीज आती है फॉर वैल्यूएशंस। सो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, जैसे कि अभी अब हमारे दादा परदादा धंधे करते आ रहे थे, तो दादा परदादा के जो धंधे, उस दैट्स अ फैमिली ओन्ड बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, तो उनका जो वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन होता है कि वो कितना कमा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उनका कितना है। ओके, उसके बेस पे उनका वैल्यूएशन होता है। जबकि जो कंपनीज न्यू टेक कंपनीज है, एज कंपनीज है, जेनजी कंपनीज आप बोल सकते हो, और मिलेनियम कंपनीज, उनका वैल्यूएशन होता है कि वो कितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। बिकॉज दीज आर दी कंपनीज आर नेवर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज। जैसे हमने स्विगी जोमेटो की बात की, दीज आर दी न्यू टेक कंपनीज, राइट? राइट। तो उनका वैल्यूएशन हमेशा रेवेन्यू के बेस्ड होता है, कभी भी प्रॉफिट के बेस पे नहीं होता है। बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज टू बी प्रॉफिटेबल, राइट? ऑब्जेक्टिव और नो, 100% जी नहीं, हर एक धंधे का एक ही असूल है, पैसा मुनाफा। आना चाहिए, मुनाफा है। मुनाफा। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनी बिजनेस। बट ये जो बेट है ना, वो बेट है कि फ्यूचर क्या है। ओके, तो जो न्यू टेक कंपनीज है वो आज प्रॉफिट नहीं कर रही है, बट फ्यूचर में जो जिस हिसाब से मार्केट है आज इंडिया का पूरा, अभी जो जोमेटो स्विगी है वो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में, टीयर 3 सिटीज में उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया। तो अगर वो टीयर 3 सिटीज में भी पहुंच गई तो वहां पे मार्केट शेयर कितना बढ़ जाएगा। सो डेफिनेटली वहां पे लेवरेज है, और वो आगे 2-3 साल 5 साल के अंदर प्रॉफिट में आएगी, और जब भी प्रॉफिट में आएगी तो इट विल बी अ बम्पर प्रॉफिट। सो ये लॉन्ग टर्म की तरह देखना Yes, पड़ता है। तो आई yes. थिंक लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है। सो व्हाट हैपेंस इज द ट्रेडिशनल बिजनेसेस वो उस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड मार्केट हो चुका है। करेक्ट। उसमें यू कांट फाड़ नहीं सकते कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि वो फट जाए। इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, ट्रेडिंग बिजनेस होगा, जो सालों से आप करते आ रहे हो, सैचुरेटेड कुछ हो गया नया है नहीं बहुत। है। यस। और जब आप किसी न्यू एज कंपनी की बात करते हो, आप कोई नया आइडिया लेके आते हो, कोई नया टेक्नोलॉजी लेके आते हो, तो उसमें प्रॉफिट विल कम विद टाइम, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इफ योर आइडिया इज गुड, इफ योर टेक्नोलॉजी इज गुड, प्रॉफिट विल कम विद टाइम। बट व्हाट हैपेंस इज आज आपको वो आइडिया का पैसा मिल रहा है। मैंने कोई, जैसे टेक एग्जांपल ऑफ लेंसकार्ट, यस। आज से कुछ साल पहले हमने नहीं सोचा था कि हम लोग ऑनलाइन चश्मा खरीद लेंगे। नाउ व्हाट लेंसकार्ट हैज डन, पूरा चश्मे ऑनलाइन बेच रहा है। उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं पहन के कैसे देखूं कि मेरे पे सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दे डेवलप्ड वन मोर टेक्नोलॉजी। उन लोगों ने एआई के थ्रू और विद सम टेक्नोलॉजी दे गिव यू कि आप उसमें कैमरा में अपना फोटो क्लिक करो, यू सिलेक्ट द फ्रेम, देन दे शो यू हाउ दिस फ्रेम विल लुक अपॉन यू टू एनहांस द यूजर एक्सपीरियंस। सो दैट वाज अ न्यू आइडिया जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। सो उस आइडिया का आपको पैसा मिलता है जिसको आप आगे फ्यूचर में मोनेटाइज करोगे, देन यू लर्न प्रॉफिट्स। I'm getting to learn so much sitting right here. So if you want to tell all the viewers out here कि एक समरी में कि अगर स्टार्टअप वैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नंबर्स, फाउंडर, देयर स्टोरी, प्रोडक्ट, सस्टेनेबिलिटी, हाउ वुड यू से? Founder comes first and his idea. Idea is very important. If you are not bringing something new on the table, you won't get that much trajectory from the investors. Idea is very important. What are you going to change in the market? How will you change this market? How will you shift the entire market dynamics? राइट। आज जो हम सालों से धंधा एक तरह से करते आ रहे हैं, अब उसको कैसे चेंज करोगे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपर आइडिया शुड ऑल्सो बी एप्लीकेबल। आप उसको अप्लाई करना होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि आपका आइडिया कुछ ऐसा है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इट शुड बी बैक्ड विथ योर रिसर्च, with some patent granted. If your patent is granted to you, or if you have developed a prototype, that will help you a lot. Just idea is not enough. जस्ट आइडियाज नॉट It has to be backed with something. इट्स लाइक मुझे सचिन जैसा क्रिकेट खेलना है, ये तो थॉट है, बट यू हैव तो टू वर्क thought- टुवर्ड्स इट। Yes. विराट कोहली सबको बनना है, सबको बनना है, उसकी मेहनत बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बट यू नो, सिंस यू यूज द वर्ड पेटेंट, आई हैव टू आस्क यू, कई बार ब्रांड्स, पेटेंट या ये जो इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होती है? बिकॉज ये फिजिकल एसेट्स नहीं है। करेक्ट। सो जो ब्रांड्स है,
ओके, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कि जैसे कि रिलायंस है, सो रिलायंस इज अ बिगर ब्रांड। ओके, आज कहीं पे भी आप रिलायंस का वर्ड यूज़ करोगे, सो यू कैन रिलेट विद द कि ये मुकेश अंबानी की जी की कंपनी है, करेक्ट। सो वो जो ब्रांड है ना, दैट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल कि ये ब्रांड को यूज़ करके मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, बिकॉज अभी रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इट्स अ ट्रस्ट कि इनके प्रोडक्ट होंगे तो अच्छे ही होंगे। ओके, तो वो एक ब्रांड हो गया जिसकी वैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक लाइक इक्विटी के कंपेयर में। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट मेथड्स है, जहाँ पे अगर हम अगर सपोज ये ब्रांड को अगर रॉयल्टी पे लेते, ओके, लाइक वी आर टेकिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन रेंट, वैसे अगर हम रॉयल्टी पे करके अगर ये ब्रांड को लेते, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट। ओके, वो कॉस्ट को सेव करने के लिए हमें कितना पैसा डालना पड़ता, और उस पैसे को कैपिटलाइज करे अपन यूजिंग द मेथोडोलॉजी प्रिस्क्राइब्ड, तो अपने को ब्रांड वैल्यूएशन मिलता है। ओके, तो ब्रांड वैल्यूएशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और उसको और काफ़ी सब्जेक्टिव भी है। आज मेरे लिए रिलायंस टाटा बहुत बड़ी बात है, ओके, अमेजोन के लिए शायद ना हो। ओके, सो दैट चेंजेस विद द सब्जेक्टिविटी, कौन उस चीज़ को ये ले रहा है, कौन देख रहा है, who's on the other side. यस, हु इज But- ऑन द अदर साइड। आई ऐड समथिंग टू दिस। सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि आप ब्रांड को कैसे वैल्यू कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आई एम ओनर ऑफ ज़ारा और H&M, ठीक है, आई एम सेलिंग क्लोथ्स। सो अगर मैं एज अ कस्टमर इफ आई एम गोइंग टू ज़ारा एंड H&M, आई नो द क्वालिटी इज गुड, I know the products are good, it is a long lasting product, and they are superb in the business. Vis-a-vis, if I go to a local clothes shop, तो मैं वहाँ से कपड़े लूँगा कि नहीं लूँगा। So what additional that brand is giving to you, what additional that brand name is giving to you, it is attracting more customers for you, it is giving you that trust in the minds of the customer, that is very important. So what additional sales, what additional profit you are getting by using this brand name, that has to be calculated in numbers, and that is how we determine कि ये brand की value कितनी है। अगर आज सिर्फ ज़ारा बिजनेस का ओनर होने से अगर मैं 1000 करोड़ एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ कंपेयर टू अ नॉर्मल लोकल शॉप, then the value of this Zara brand is 1000 crores. You know, the first thing that comes to my mind here is the iPhone. Like iPhone. everybody has a phone, but if somebody has an iPhone, I Yes. don't have an iPhone, but if somebody has an iPhone, it's like brand. It's a brand. They go Brand. for that brand image. I think Right. that is a classic way to see it, right? So what extra you are earning just by using this brand name, that is your brand value. But you know, since now that you mentioned this, I have to ask you, tell me about the story behind Value Genius. What was that idea that sparked, okay, let me create something called Value Genius in 2022? Take us back then. So value genius, if you see, as the name suggests, value and genius. Okay, so so when we started the value genius, there was a regulatory shift. The Companies Act brought into the regulations for the registered valuer, and the RBI, FEMA, all the authorities, the MCA, ROC, all the authorities were very, very stringent on the valuation front. Before that, there was no formal valuations happening, like valuation के standards नहीं थे, valuation के rules नहीं थे इंडिया में। So वहाँ से वो पूरा shift start हुआ, and we saw the gap in the market कि जहाँ पे एक mid size firm है, एक big size firm है जो प्रैक्टिस भी कर रही है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग द वैल्यूएशन सर्विस एज वेल, बट वो जो डोमेन एक्सपर्टीज है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। सो वी सॉ दैट गैप एंड वी थॉट कि लेट्स ब्रिज दिस गैप, और एक स्पेसिफिक डोमेन जहाँ पे सिर्फ वैल्यूएशन स्पेसिफिक डोमेन के प्रोफेशनल्स गैदर होंगे, और वहाँ पे हम लोग सिर्फ वैल्यूएशन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सो दैट द इन्वेस्टर्स हु आर रिलाइंग ऑन आवर रिपोर्ट, founders who are taking our report, both can say this valuation given by this firm is the fair valuation. So to determine the fair value of any business share Any or business any... or any share, any intangible assets, goodwill, patent, so they can rely on something. Like likewise, हमारे फील्ड में बिग फोर्स है, EY है, KPMG, when they give the report, no one can question. So we want to be that standard company, that Value Genius से report आया है, that means the valuation will be perfect. It's about becoming a brand in our industry, Yes, it's Becoming about the becoming, so iPhone. that we yes. can encash on the intangibles in future. Yes. Got it. So I can see the vision that you have now. Now I know a little more about it. But speaking of the professionals, you mentioned one professional sitting right here. Pulkit, you come from this taxing, accounting background, Yeah. if I'm correct here. So वो चीज़ valuation को legally strong बनाने में कैसे help करती है? So क्या होता है ना मोहित, वैल्यूएशन में टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल प्ले करता है। हम लोग जो भी वैल्यूएशंस करते हैं उसके अंदर अजम्पशंस और प्रोजेक्शंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है।
सो अगर वो प्रोजेक्शंस और assumptions प्रॉपर नहीं है, इफ दे आर नॉट साउंड, then you may face huge penalties and litigations from income tax department as well. So while performing the valuations, what we generally do is we keep everything in mind: the income tax aspect, the ROC aspect, FEMA aspect, RBI aspect, that we should not be in any crosshairs of any of these regulatory authorities. Otherwise, this valuation report can bring a lot of trouble for you. Say for example, आपकी company का valuation is 100 CR, but due to some mistake we got it to 50 CR. Then it becomes undervaluing your company and you may face huge litigations in future. So प्रॉपर वैल्यूएशन होना, प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इनकम टैक्स की पेनल्टीज बहुत हैवी आ सकती है। सर ये तो मैं मान सकता हूँ, इनकम टैक्स नाम सुन के हमें डर लगता हाथों है, के पीछे पड़ जाए। हाथों के पीछे पड़ जाते हैं। बट आई थिंक आई बिलीव देयर इज अ लॉट मोर टू योर कंपनी देन वी कैन डिस्कस हियर, सो देयर इज अनदर member of your company here, another professional, so why don't we also call him and take this forward? Pulkit, Definitely. thank you so much for Thank you, this. thank you, Thank Mohit. you. Sumit, welcome to the episode today. Thank you so much for joining us. You know, as the founder of another founder of Value Genius here, अभी हम जब बात कर रहे थे, we were talking about valuation, and we started talking with Janam about your company, and that's where we started missing you. And I believe you come from this international cross-border experience. You have that expertise in here. Tell us, वो experience clients को आपके कैसे advantage देता है? So hi Mohit and thank you for inviting me. So आज जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है जो प्रेफर कर रही है वो है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में लाने के लिए हमको वैल्यूएशंस करना पड़ेगा. उसी पर्सपेक्टिव से हमको फेमा रेगुलेशंस देखने पड़ेंगे, सेक्टोरियल कैप्स देखने पड़ेंगे, वेदर वी आर फुलफिलिंग दैट कैप्स, RBI के रेगुलेशंस फुलफिल करने पड़ेंगे. एंड इन दैट प्लेस अ वैल्यूअर प्लेज अ रोल वेदर ऑल दिस caps have been maintained or all this compliance checks has been done, and उसके बाद हम वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं. So you know, now that you say this, तो इस पूरे क्रॉस बॉर्डर एक्सपीरियंस में, स्पेशली वैल्यूएशन में, कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो शायद डिनायल हो जाती है फाउंडर्स से, या वो उस चीज़ पे ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं या देना चाहिए मोस्टली? करेक्ट. तो इसमें बेसिकली जो मेन जो लेवल इंपॉर्टेंट है, जो फिल्टर लेवल होता है, वो है RBI, बिकॉज द फंड्स आर कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया. राइट. सो वहाँ हमको ये चेक करना है कि जो सेक्टर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो सेक्टोरियल कैप्स में है, वेदर द गवर्नमेंट अप्रूवल है, ऑटोमेटिक रूट अप्रूवल है, या फिर मैनुअल अप्रूवल लेना है RBI से. सो वो सारे चेक्स कंप्लायंस करने के बाद ही हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. एंड उसमें मुझे इंटरनेशनल, सो एज अ वैल्यूअर इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स भी देखने पड़ेंगे, इंडियन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स भी देखने पड़ेंगे, एंड दोनों का कंप्लायंस करके वो वैल्यूएशन डिटरमाइन करना पड़ेगा. एंड देन एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है. यू नो, नाउ दैट जनम ही सेज दिस, तो इन्वेस्टर्स के लिए जो ये यूनिट इकोनॉमिक्स होता है, उसका क्लियर होना फाइनल वैल्यूएशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? सी यूनिट इकोनॉमिक्स जो है दैट इज़, अगर आप बनिए की भाषा में समझे तो ये प्रोडक्ट बनने में मुझे कितना लागत लगी और मुझे ये बेचने के बाद कितना मुनाफा होगा. ओके, एक सिंपल लैंग्वेज में तो यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि मेरे को ये प्रोडक्ट बनाने में आज मुझे 100 रुपया लग रहा है और मार्केट में मैं अगर उसको 80 रुपये में बेच रहा हूँ तो 20 रुपया मेरा लॉस होता है. सो दैट लॉस मेकिंग बिजनेस में इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा? ओके, सच अ बेसिक लॉजिक. तो उसके लिए यूनिट इकोनॉमिक्स का क्लियर होना, प्राइसिंग्स डिफाइंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर इन्वेस्टर गेटिंग इनटू द वैल्यूएशंस. और इन्वेस्टमेंट्स आने से पहले ये चीज़ें फाउंडर्स को समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज क्या होता है ना, काफ़ी बार फाउंडर्स वैल्यूएशंस के पीछे भागते हैं, बट उनका खुद का प्रोडक्ट ही लॉस मेकिंग है तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं आएगा. सो वो चीज़ें करेक्ट करके अगर वो पिच करना स्टार्ट करे टू द इन्वेस्टर्स तो दैट पिच विल बी फ्रूटफुल. ट्रू. बट यू नो, अगर कोई कंपनी का वैल्यूएशन स्ट्रांग हो तो उसमें जो नेगोशिएशंस होते हैं वो फाउंडर्स को कैसे हेल्प करते हैं? सो वैल्यूएशन स्ट्रांग होने से कैसा होता है, वैल्यूएशन इज ऑलवेज हैविंग अ इम्पैक्ट ऑफ मार्केट, कि मार्केट क्या चल रहा है. ओके, आज अगर कि आप मार्केट कंडीशन देखोगे तो ड्यू टू ईरान इजराइल वॉर हमारी जो मार्केट में जो निफ्टी 50 कंपनीज है उनकी भी मार्केट कैप डाउन हो चुकी है. आज TCS जो है मेरे को 15-18 के PE पे मिल रहा है. रिलायंस इज ऑल्सो एट 22 के PE पे अवेलेबल है. सो अच्छी कंपनीज की मार्केट कैप डाउन हो गई, उनकी वैल्यूएशंस डाउन हो गए बिकॉज ऑफ दिस मार्केट सेंटिमेंट. तो कोई भी चीज़ जो वैल्यू अपन कर रहे हैं इट्स नॉट बिगर देन द मार्केट. अगर मार्केट सही है तो वैल्यूएशन कंपनी जो क्लेम करिए दैट इज़ ओके. अगर मार्केट ही ख़राब है तो वैल्यूएशन कंपनी की सस्टेन नहीं करेगी.
बट यू नो दिस सिंस यू मेंशन अबाउट द ग्लोबल थिंग, आई थिंक अगर कोई स्टार्टअप कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आती है तो वहाँ पे फेमा रेगुलेशंस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है. जस्ट एक्सप्लेन अस दैट, व्हाट इज इट इन सिंपल सो व्हाट टर्म्स. हैज हैपेंड, अब अगर मुझे कोई कंपनी को इंडिया में पैसे लाने हैं, कोई ऐसे नहीं ला सकता. सो गवर्नमेंट ने हर एक सेक्टोरियल के लिए कैप्स रखे हैं. सो रिसेंटली उन्होंने ओपन अप भी किया है कुछ न्यू सेक्टर्स, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स बढ़े. अगर आप पास्ट 12 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो FIIs पैसे इंडिया से लेके जा रहे हैं, लेके नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ द डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी. सो इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्टोरियल कैप्स इंक्रीज किए. सेक्टोरियल कैप इंक्रीज करने से इंडियन कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टर्स से पैसे लेके आ सकती है. वो तब लेके आएगी जब आप RBI के सारे रूल्स, फेमा के सारे रूल्स कंप्लायंस करेंगे. एंड वो करने के लिए आपको RBI एक्सेप्टेड वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी फॉलो करना पड़ेगा. एंड वो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर का या जो भी रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको लगेगी जो इन कंप्लायंस विद बोथ द स्टैंडर्ड्स हो, इंडियन स्टैंडर्ड्स एज वेल एज फॉरेन स्टैंडर्ड्स. तो इसमें भी आई थिंक काफ़ी डिटेल चीज़ें होती हैं जो शायद यस, इसमें काफ़ी न्यूएंसेस होती है, Right. काफ़ी टेक्निकल न्यूएंसेस होती है जो एक वैल्यूअर को देखना पड़ता है. जस्ट टू ऐड टू जिमित's पॉइंट, अगर आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट अगर RBI में जाती है, सो फेमा इज गवर्न बाय RBI. सो आपकी जो भी कम्युनिकेशन होगी, जो भी अथॉरिटी है, दैट इज RBI. तो आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट जब भी RBI के पास जाएगी, दे विल चेक पैसा टू पैसा, नॉट रुपी टू रुपी, पैसा टू पैसा. सो वो लेवल का डिटेलिंग हमें करना पड़ता है इन द वाइल वी आर मेकिंग द फेमा वैल्यूएशंस, बिकॉज RBI चेक कर रही है. और अगर RBI में कुछ हमने गड़बड़ी कर दी देन डेफिनेटली ED हमारे पीछे you लग will be जाएगी. the guys responsible for this. So we have to be very very cautious about that. जिमित, एक क्वेश्चन होता है जो बहुत कॉमन होता है लोगों में कि क्या एक ही कंपनी की वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट के लिए और मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए अलग-अलग हो सकती है? सो वैल्यूएशन की जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम चेक करते हैं कि पर्पस ऑफ वैल्यूएशन क्या है. सो अगर मेरा पर्पस ऑफ वैल्यू एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है तो मैं चेक करता हूँ कि कंपनी क्या कर रही है एज ऑन डेट, पास्ट उसका परफॉर्मेंस कितना है, फ्यूचर उसका ग्रोथ कैपेसिटी कितना है, उस बेसिस पे वैल्यूएशन हो जाती है. एंड देन एक वैल्यू डिटरमाइन होकर मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ. बट इन केस वो कंपनी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए वैल्यूएशन करने आ रही है तो मैं चेक कर रहा हूँ कि जो न्यू कंपनी है उसका सिनर्जी क्या ला रही है. वो सिनर्जी वैल्यूएशन चेंज हो जाता है, पूरा डायनामिक्स चेंज हो जाता है उस केस में. डायनामिक्स चेंज की वजह से वो इक्विटी शेयर की वैल्यू चेंज हो जाती है. एंड देन इन्वेस्टर के लिए यही चेक करना है कि मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या ये मर्जर एंड एक्विजिशन की वैल्यू सही है या फिर मुझे इन्वेस्टमेंट, अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए करना है तो वो वैल्यू सही है. उस हिसाब से डिटरमाइन होता है. तो ये जो वैल्यूएशन नेगोशिएशंस होती हैं इसमें एक स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन रिपोर्ट ये फाउंडर्स को बार्गेनिंग टेबल पे कैसे पावर देती है? सो बेसिकली वैल्यूएशन रिपोर्ट किससे आई है वो ज़्यादा डिटरमाइन करता है. वेदर कोई इंडिपेंडेंट, सो नॉर्मली एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ही डिटरमाइन कर सकता है. सो अगर एक ब्रांडेड वैल्यूएशन फर्म के थ्रू वैल्यूएशन रिपोर्ट आई है जैसे बिग 4, तो फाउंडर को भी कॉन्फिडेंस आता है उनका वैल्यूएशन पिच करने में. एंड इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंट आता है कि ये जो वैल्यूएशन की है ये कोई प्रोफेशनल लोगों ने की है एंड देन दे कैन रिलाई ऑन दैट. एंड फाउंडर्स जब इस वैल्यूएशन के बेसिस पे जाते हैं वो टेबल थम करके बोल सकते हैं कि ये वैल्यूएशन करेक्ट है और मुझे ये वैल्यूएशन ही चाहिए और इस बेसिस पे आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करिए. तो अगर मैं आपकी कंपनी की बात करूं वैल्यू जीनियस की, मुंबई में मल्टीपल ऑफिसेस से आप ग्लोबल ऑडियंस को कैसे कैटर करते हैं व्हेन इट कम्स टू वैल्यूएशन एडवाइजरी? सो अगर आप देखेंगे मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. यहाँ पेज आउट होना तो सबसे इम्पोर्टेंट है. ओके, यहाँ पे हमारी 2 ऑफिसेस है बट ग्लोबल क्लाइंट कैटर करने के लिए आज कोविड के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो गया. आप यहाँ बैठ के ग्लोबल में कोई भी क्लाइंट को आप कोई भी सर्विस दे सकते हैं. सो उसी वे में हमने भी हमारा जो सर्विस है उसको एक्सपांड किया है जूम मीटिंग्स के थ्रू और वॉट एवर सर्विस इज अवेलेबल वी प्रोवाइड आवर वैल्यूएशन सर्विस टू द क्लाइंट्स. यू नो, स्पीकिंग ऑफ कंपनीज, लाइक वी वर आल्सो डिस्कसिंग बिफोर यू जॉइंड इन, कैसे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए ESOPs देती हैं. इस पूरे चक्कर में वैल्यूएशन का क्या रोल होता है? सो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ESOP होता क्या है. उसको एक स्वेट इक्विटी भी बोलते हैं, मतलब पसीने की कमाई, खून पसीने की कमाई. सो अगर कंपनी को ग्रो करना है तो अपना जो बेस्ट टैलेंट है उसको रिटेन करना पड़ेगा, उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती. अगर बेस्ट टैलेंट रिटेन करना है तो आप उसकी सैलरी बढ़ा दोगे, तो उसका सेकेंड वे क्या है, वो ESOPs लाते हैं. ESOP में कंपनी को अपने कुछ शेयर्स कोई वैल्यूएशन पे इस एम्प्लॉयज़ को देने पड़ते हैं. उसमें एम्प्लॉय को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट में भी हिस्सा मिल रहा है, सिर्फ मुझे सैलरी नहीं मिल रहा है. एंड देन वो और मेहनत करते हैं एंड उनका जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है फिर वो फुलफिल करके उनको ESOPs मिल जाते हैं. एंड ESOP का वैल्यू आज नहीं पता चलेगा उनको, 10, 5, 15 साल बाद
जब ये कंपनी लिस्टिंग में जाएगी या कंपनी ग्रो करेगी तो इस ESOP के वैल्यूएशंस जो शायद 1 लाख होगा वो शायद 1 करोड़ भी हो जाए, पता नहीं चलेगा। जैसे जैनम ने ग्रो का एग्जाम्पल दिया था। So we are all investors basically देखा जाए तो it's just a matter of time वो कब आती है situation, right? करेक्ट करेक्ट। You know, again, whatever sounds so simple now takes a lot of complex effort behind this. And you know, another common pattern that I noticed today is a lot of SME industries going for IPOs. Nowadays, a lot of companies from different segments are going for IPOs. Tell me first thing, why is this listing so important for them? एक सिंपल चीज़ें बताऊँ मैं आपको। आज एक कोई SME यूनिट है, ओके, SME का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ओके, जो 50 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अभी वो प्रमोटर जो वो कंपनी को ओन कर रहा है उसको एक्सपैंड करना है, ओके, तो उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए। अभी ज़्यादा पैसा चाहिए तो एक कहाँ जाएगा? एक ऑप्शन है बैंक के पास जाए और लोन ले। तो बैंक के पास वो प्रमोटर जाता है तो बैंक बोलती है मेरे को कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज करो। अभी ऑलरेडी एक फैक्ट्री बनाने के लिए मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है, तो अभी मैं एडिशनल प्रॉपर्टी कहाँ से लाऊं? ओके, तो वहाँ पे उनके लिए ऑप्शन गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे कंपनीज जो SME सेगमेंट में भले छोटी कंपनीज है बट वो खुद IPO ला सकती है अपना, और उनको जो एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए वो पैसा वहाँ से मिल सकता है उनको, बिकॉज डेट ऑलवेज हैज सम लिमिटेशन, Right. ओके, बट इक्विटी में वो लिमिटेशन नहीं है। सो एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए आपको, यू कैन ऑलवेज गो फॉर एन IPO। Okay. ओके, सो NSE और BSE का प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट हैज़ डन, आई मस्ट से कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म SMEs के लिए ओपन किया है, एंड इट्स अ रियली ग्रेट, मतलब आप आई थिंक जिमित इफ यू कैन कवर 2-3 एग्जांपल्स जहाँ पे बहुत अच्छा SMEs ने परफॉर्म भी किया हुआ है। सो मोहित, आपको मैं अगर एक कंपनी का या ऑडियंसेस को एक कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी लिस्ट हुई थी 2023 में, जीना सीखो लाइफ। वो कंपनी लिस्ट हुई थी अराउंड 18 रुपीज़। दिस इज एक्स राइट एंड एक्स बोनस प्राइस, एक्स स्प्लिट एंड एक्स बोनस प्राइस। 18 रुपीज़ की वो लिस्टिंग हुई थी, उन्होंने पैसे मार्केट से उठाए। वो कंपनी का वैल्यूएशन 849 रुपीज़ तक गया है From 18. फ्रॉम 18 विद इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। जो कंपनी रेवेन्यू 24 में 204 करोड़ कर रही थी, आज उनका प्रॉफिट है 204 करोड़ टिल डेट फॉर दिस ईयर अप्रैल टू 25। सो SME कंपनी से सिर्फ SME कंपनीज बेनिफिट नहीं कर रही, इंडियन इन्वेस्टर्स भी बेनिफिट कर रहा है, उनकी भी वैल्यू ग्रो हो रही है। वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इन दिस छोटी कंपनीज। But इस पूरे चक्कर में जो valuation determine करने का process है, is it the same or is it different here? How valuation is determined for these? सो वैल्यूएशन डिपेंड करता है स्टेज वाइज। आप IPO के पहले जो वैल्यूएशन कर रहे हैं वो आइडिया बेस्ड होता है मोस्टली, Like how we discussed स्टेज initially. वाइज होता है। Yes, अभी yes. 2-3 सालों बाद ग्रोथ वैल्यूएशन हो जाती है कि कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है या कुछ नया मोमेंटम आने वाला कंपनी में, मार्केट फैक्टर अच्छा हो गया है, कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हो गए तो वैल्यूएशन चेंज हो जाता है। तो हर एक स्टेज पे आपको वैल्यूएशन लगेगा एंड वो चेंज होते रहता है। इट्स नॉट द सेम वैल्यूएशन एंटायर द स्टेज ऑफ द कंपनी, इट चेंजेस एवरी स्टेज। तो ये जो चेंज की आप बात कर रहे हैं, आज सबसे बड़ा चेंज हम देख रहे हैं, AI हैज़ कम इनटू द पिक्चर। सो गोइंग अहेड, डू यू फील वैल्यूएशन विल बी मोर एल्गोरिदम बेस्ड या ये ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा? So, as I mentioned, valuation is not an art or science. It's a combination of both. Okay. AI जो है that is created by human only. तो AI से we can take a help, but AI cannot be the determining the valuation of the company. AI से हम डेटा निकाल सकते हैं कि आज ये कंपनी के कंपेरेबल्स कितने हैं मार्केट में, वो कंपेरेबल्स की क्या वैल्यूएशंस चल रही है, क्या रेवेन्यूज़ कर रहे हैं, वो सारा डेटा विद इन अ स्पैन ऑफ 1 क्लिक वी कैन गेट, जो हमें अगर ह्यूमन करने जाए तो 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा, बट दैट वी कैन टेक अ एडवांटेज ऑफ AI एंड वी कैन पुल ऑफ दोज डेटास। बट AI से हम वैल्यूएशन ड्राइव नहीं कर सकते, बिकॉज वैल्यूएशन के लिए हमें समझना होगा कंपनी का प्रोडक्ट, जो शार्क्स करते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, फाउंडर कैसा है, फाउंडर का विजन कैसा है। सो AI कैन नॉट एनालाइज द पर्सन, ह्यूमन बीइंग को वो एनालाइज नहीं कर सकता, दैट कैन बी जज्ड बाय द अनदर ह्यूमन बीइंग ओनली। So that's why AI will be enabler for the valuation, but not the complete driver of the valuation. Not the substitute, Yes, basically. yes. That's what I think a lot of people say, AI in every aspect. Sorry. सो इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, Yes. AI एक ऐसा दुश्मन है जिसको हमको दोस्त बना के चलना पड़ेगा। Very well.
दुश्मन है जिसको दोस्त दोस्त बना के बना के चलना चलना पड़ेगा। पड़ेगा। बट कभी कभी दुश्मन से भी कुछ ऐसे वो फायदे हो जाते हैं जो आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर दोस्त टॉकिंग बना के अबाउट, काम हो दोस्त बना के। बट यू नो लाइक ही सेड अबाउट द मार्केट पार्ट, अब जैसे मार्केट में कभी कभी ओवरनाइट कोई चीज़ चेंज हो जाती है, न्यू ट्रेंड्स कम इनटू द पिक्चर या सम ग्लोबल न्यूज़ दैट वी सी नाउअडेज, ये पूरे प्रोसेस में कंपनी की वैल्यूएशन ओवरनाइट कैसे अफेक्ट होती है? सो वैल्यूएशन जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है तो वैल्यूएशन का स्टेज डिफरेंट हो जाता है। आपको सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस करना पड़ेगा। आपका अगर मार्केट अच्छा है तो आपका क्या वैल्यूएशन है, अगर मार्केट नहीं चल रहा, आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो आपका क्या वैल्यूएशन बनता है, और मार्केट स्टेबल है तो आपका क्या वैल्यूएशन है। ये तीनों को एनालाइज करके एक हमको वेटेज दे के इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। सो इन केस द मार्केट इज वॉलेटाइल, हमको इस सिनेरियो एनालिसिस बेसिस पे वैल्यूएशन करना पड़ता है। एंड मार्केट सेंटिमेंट्स ही वैल्यूएशन डिटरमाइन करता है। अगर मार्केट सेंटिमेंट अच्छा है तो वैल्यूएशंस भी अच्छी मिल जाती है, मार्केट सेंटिमेंट खराब है तो इन्वेस्टर अपने पैसे कभी नहीं लगाएंगे, या बहुत स्केप्टिकल होके रिस्क बहुत ज़्यादा है तो लगाएंगे, अगर रिस्क ज़्यादा है तो वैल्यूएशन कम है। यू नो ये आपने मुझे एक चीज़ इसके शायद अगला क्वेश्चन दे दिया मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में, बट बिफोर आई टॉक अबाउट दैट, बोथ ऑफ यू आई वांट टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन टू एज वैल्यू जीनियस फाउंडर्स। आई एम श्योर यू हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एंड बिजनेस, एनी सच केस या एग्जाम्पल जो अभी तक आपकी इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा मेमोरेबल रहा हो या आपके लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा हो, व्हिच वन आर दे? सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी वैल्यू जीनियस फर्म है वो 23 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड आज पिछले मंथ में हमने एक वैल्यूएशन क्लोज की है जिसकी टॉप रेवेन्यू इज़ 3000 करोड़ एंड उनके 250 और ब्रांचेस हैं एंड इट इज़ बैक्ड बाय मर्क्यूरी इन्वेस्टमेंट्स। सो हमारे लिए काफ़ी अचीवमेंट वाला मोमेंट है कि हम वो स्टेज से आज इस स्टेज पे पहुँचे जहाँ इन्वेस्टर्स एज वेल एज फाउंडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स हम पे बिलीव कर रहे हैं कि हम उनके लिए एक प्रॉपर वैल्यू डिटरमाइन करके दे सकते हैं एंड दे कैन रिलाई ऑन इट। सो वहाँ पे एक वैल्यू जीनियस ने अपना वैल्यूएशन ऐड किया है। With the geniuses like both of you here, and of course the one who just went out. But you know, finally, I think because we spoke about the market volatility, Janam, in the next 5-10 years, आपको ये इंडियन स्टार्टअप और ये डिजिटल वैल्यूएशन जो इकोसिस्टम है वो कैसे इवॉल्व होते हुए दिख रहा है? सी अभी आप कभी भी सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर खोलते हैं, यू विल बी रीडिंग के इंडियन स्टार्टअप्स ने ये कर दिया, इंडियन स्टार्टअप्स ने ये कर दिया। ओके, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना, एक अच्छी तरह से ड्राइव हो रहा है। ओके, आज हम देख रहे हैं कि भले ही कॉलेज ड्रॉप आउट हुआ लड़का भी एक एंटरप्रेन्योर जर्नी ड्राइव कर रहा है। ओके, सो वो जो गैप था कि हम सिर्फ जॉब करने के लिए बने हैं और हम अभी एंटरप्रेन्योर की पूरी जर्नी ड्राइव कर रहे हैं, वो गैप पूरा ये स्टार्टअप इकोसिस्टम से कम हो रहा है। ओके, एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम में थैंक्स टू द इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स की इतनी स्कीम्स हैं। आज या कल ही मैं पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च 10,000 करोड़ का वेंचर कैपिटलिस्ट फंड ओनली टू फंड द डीप टेक स्टार्टअप्स। ओके, सो जहाँ पे गवर्नमेंट इतना बूस्ट दे रही है टू द एंटरप्रेन्योरल जर्नी टू द स्टार्टअप्स, वहाँ पे आई कैन टेल यू कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे अभी के आईपीओज में 5 से 10 लिस्टेड कंपनीज है जो न्यू टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम से आती है। इन द नेक्स्ट 5 years हम देखेंगे कि 50-100 तक वो नंबर पहुंच गया रहेगा। So ये एक्सपांशन की कगार पे ही है, बट नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ Yes. टाइम सो एक्चुअली। आज हमारी जो इकोनॉमी है, ओके, अगर आप इकोनॉमी की जर्नी देखोगे, सो 1947 में जब भी हमें आज़ादी मिली उसके बाद वी वर एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ओके, देन फिर आईटी का इवोल्यूशन हुआ। ओके, टीसीएस, इन्फोसिस, ऑल जायंट केम इनटू द पिक्चर और हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से कम होके सर्विसेज पे आई। नाउ सर्विसेज से बिकॉज ऑफ द मेक इन इंडिया मूवमेंट हम मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं। ओके, एंड मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्टअप्स भी कवर हो रहे हैं और साथ में साथ सर्विसेज भी जो रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग है वो भी कवर हो रही है। सो नेक्स्ट टाइम, हाँ, मतलब मैं ऐसा देख रहा हूँ कि नेक्स्ट 10 years जो विजन है 2047 मोदी साहब का, वो विजन हम फुलफिल करता हुआ देख रहे हैं। देख रहे हैं। So we are walking towards a path. So now it's just a matter of time. Yes. But gentlemen, I must say, I think इस पूरी कॉन्वर्जेशन से एक बात जो मेरे लिए बहुत क्लियर है कि किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन या रियल वैल्यू उसके प्रेजेंट से नहीं, उसके फ्यूचर पोटेंशियल से होती है। आई थिंक दैट्स माय पर्सनल टेक अवे फ्रॉम दिस एंटायर कॉन्वर्जेशन। Yes. जस्ट एडिंग टू दैट, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है प्रोडक्ट, दूसरा है फाउंडर का विजन एंड द फाउंडर, एंड द थर्ड विल बी द स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी।
अगर बिजनेस स्केलेबल है देन डेफिनेटली इट्स डूएबल, उसकी वैल्यूएशन मिलेगी। अब अगर बिजनेस स्केलेबल नहीं है तो उसको वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। But the seed is the product. I think that Yes. is the bottleneck. प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Right. आप अगर चाय भी बेच रहे हो तो भी ठीक है, आप ये वाले चाय का एग्जांपल ले सकते हैं, नाउ दे आर स्केलिंग लाइक एनीथिंग। Right. और आप अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम में कोई डीप टेक बना रहे हो तो भी ठीक है, बट इट हैज टू बी स्केलेबल। It has to be, and it all comes with the problem-solving attitude. That is where the Yes, product is the yes, seed. yes. You have to identify the problem. Yes. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, सॉल्यूशन ढूंढो। जोमेटो स्विगी क्या है, उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि लोगों को कंटाला आता है बाहर जाके खाने में। ओके, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और हमको और lazy बना दिया है वैसे। Actually, if I say so, no, but gentlemen, if I take that route, we'll have to have another podcast with you guys. But I must say thank you so much for breaking this very complex subject into very simple layman terms for all of us. I believe not just me, but for all the viewers who watch it, they'll have a lot of rich takeaways. Once again, on behalf of all of them, thank you so much for your time. And Yes, thank you Mohit, thank you for inviting us. thank you guys. Thank you for watching this episode. See you soon in the next one. Thank you.